हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की सभी समसामयिकी घटनाओं पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने इसके 3 टॉपिक राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य के बारे में पढ़ चुके हैं। यह हमारा चौथा टॉपिक आता है विज्ञान परिदृश्य के बारे में। विज्ञान परिदृश्य में भी हमने एक मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया गया है। इसका ये दूसरा टॉपिक आता है तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है कि एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में। 21 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। और यह टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसको आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। एरीज भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक स्वायत्त संस्थान है और इसे यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। यह टेलीस्कोप 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस टेलीस्कोप की डिजाइन और निर्माण बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और सेंटर स्पेटियल डी लीज ने किया है। इसका जो टेलीस्कोप उत्तराखंड के एरीज में स्थापित किया गया है, यह इसको डिजाइन एवं निर्माण बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और सेंटर स्पेटियल डी लीज के द्वारा इसका डिजाइन और निर्माण किया गया है। ILMT ने में भारत में एरीज, बेल्जियम में लीज विश्वविद्यालय और बेल्जियम की रॉयल वेधशाला, पोलैंड में पोजनॉन वेधशाला, उज्बेक विज्ञान अकादमी का उलुगबेक खगोलीय संस्थान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय, टोरंटो विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और कनाडा का विक्टोरिया विश्वविद्यालय आदि सहयोगी तौर पर शामिल हैं। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? एक तो एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसको उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में स्थापित किया जा रहा है और यह शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और इसका जो निर्माण एवं डिजाइन किसने तैयार किया है? यह बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और सेंटर स्पेटियल डी लीज के द्वारा किया गया है। अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के बारे में। 14 मार्च 2023 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAI एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 131 देशों के 7323 शहरों के PM 2.0 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देशों क्रमशः चाड, इराक और पाकिस्तान है और इस प्रकार उपयुक्त तीनों देश विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं, जबकि गुआम इस सूची में 31वें स्थान पर है। इस दृष्टि से भारत 8वें स्थान पर है और WAQR 2022 में चाड की राजधानी अनजमेना को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। इसके साथ ही विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को बताया गया है। मतलब जो पहली प्रदूषित राजधानी चाड की राजधानी अनजमेना को और दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली भारत को बताया गया। वर्ष 2022 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 12 भारत और 3 पाकिस्तान के शामिल हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान का है और राजस्थान का भिवाड़ी दूसरे स्थान पर आता है। इसके अतिरिक्त मध्य एवं दक्षिण एशिया का सबसे कम प्रदूषित शहर तारकेश्वर पश्चिम बंगाल में है और भारत के 4 शहरों ने WHO वायु गुणवत्ता निर्देश के तहत भी निर्दिष्ट PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता के स्तर को हासिल कर लिया है, जिसमें जो निम्नलिखित है। इसमें पहला आता है तारकेश्वर पश्चिम बंगाल जो 0.9 PM 2.5 की सांद्रता के साथ है। फिर आता है डिगबोई असम का और फिर आता है अलादू तमिलनाडु और कट्टुपल्ली तमिलनाडु का आता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इस रिपोर्ट को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAir द्वारा जारी किया जाता है और 14 मार्च 2023 को 2022 की रिपोर्ट जारी की गई। यह 131 देशों के 7323 शहरों के आंकड़ों पर आधारित है।
जिसमें जो 3 देशों में सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं, 4 इराक, पाकिस्तान, और 131वें स्थान पर है गुआम। और जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वह चाड की राजधानी जामेना, और जो दूसरे नंबर पर आती है विश्व में भारत की राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी आती है। इसमें 2022 के मध्य एवं दक्षिण एशिया में 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 12 भारत की और 3 पाकिस्तान के हैं, जिसमें जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर है वह पाकिस्तान का है, और जो भारत में है वह राजस्थान का भिवाड़ी है जो दूसरे नंबर पर है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बंगलुरु मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण। 12 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में MD-15 बसों का अनावरण किया। MD-15 ऐसी बसें होती हैं जो मिथेनॉल और डीजल मिश्रित ईंधन द्वारा संचालित की जाती हैं। MD इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MD-15 क्या होते हैं। ये ऐसी बसें होती हैं जो मेथेनॉल जिनमें 15% हो और डीजल मिश्रित ईंधन द्वारा संचालित होती हैं। ध्यातव्य है कि इस अवसर पर 100% मेथेनॉल द्वारा संचालित होने वाला ट्रक को भी लॉन्च किया गया है। यह केंद्र सरकार और नीति आयोग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, और बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लेलैंड इस पहल को पूरा करने में मिलकर काम कर रहे हैं। MD-15 के बारे में, MD-15 को बेंगलुरु में बसों का अनावरण किया गया, जिसमें अनावरण किया गया जो केंद्र सरकार और नीति आयोग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, और इसे बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम, नीति आयोग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लेलैंड इस पहल को पूरा करने में मिलकर काम कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं देश का पहला वातानुकूलित कंडीशनर। 1 मार्च 2023 को झारखंड स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र ने देश के पहले वातानुकूलित कंडीशनर का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ NTPC के द्वारा किया गया। परिणाम स्वरूप NTPC ने उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र की 660 मेगावाट की 3 इकाइयों में से पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ किया, तथा इस 660 मेगावाट की 3 इकाइयों की स्थापित की जाएंगी, जिनकी कुल क्षमता 1980 मेगावाट होगी। और इस परियोजना की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडीशनर के साथ की गई है, जिसमें पारंपरिक वाटर कूल्ड कंडीशनर की तुलना में लगभग 1/3 वाटर फुटप्रिंट है। इसके माध्यम से एक वर्ष में लगभग 30.5 बिलियन घन मीटर पानी की बचत होती है, और यह संयंत्र झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों को सस्ती दरों पर विद्युत की आपूर्ति करेगा। और जून 2021 में NTPC लिमिटेड प्रतिष्ठित UN ग्लोबल कॉम्पिटेट CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर कहाँ स्थापित किया गया है? झारखंड स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र ने इसका शुभारंभ किया, और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जा रहा है? NTPC के द्वारा। और यह उत्तरी कर्णपुरा में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों को स्थापित करेगा, जो टोटल 1980 मेगावाट की होंगी। और इस परियोजना पर एयर कूल्ड कंडेंसर के साथ की गई है, जिसमें पारंपरिक वाटर कूल्ड कंडेंसर की तुलना में लगभग 1/3 वाटर फुटप्रिंट है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बेंटिकूड, जो विश्व का पहला मेला ढोने वाला रोबोट है। इस रोबोट के बारे में पूछ सकते हैं कि हाल ही में बेंटिकूड या फिर विश्व का पहला मेला ढोने वाला रोबोट कौन सा है, या फिर बेंटिक्यूड क्या है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फरवरी 2023 में केरल सरकार ने विश्व के पहले मेला ढोने वाले रोबोट बेंटिकूड का अनावरण किया। बेंटिकूड को गुरुवायूर सीवेज परियोजना के तहत शामिल किया गया। किस परियोजना के तहत? गुरुवायूर सीवेज परियोजना के तहत। इसके साथ ही केरल मेनहोल की सफाई हेतु रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। बेंटिकूड का विकास जैन रोबोटिक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड केरल द्वारा किया गया है। वर्तमान में यह रोबोट लगभग 17 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है, तथा यह बेंटिकूड ने संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 9 को पूरा कर लिया है, जो निम्नानुसार है। इसमें लक्ष्य 3 को हासिल किया है, जो अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली को बताता है। लक्ष्य 4 जो है वह गुणवत्ता युक्त शिक्षा की प्राप्ति को बताता है, और लक्ष्य जो 6वां है वह स्वच्छता एवं पानी को,
8वां उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि को। 9वां उद्योग नवाचार और आधारभूत संढांचा को। और 10वां असमानता में कमी को। और लक्ष्य 11 सम्मानीय शहर एवं समुदाय को। और लक्ष्य 12 सम्मानीय उपभोग और उत्पादन को। और लक्ष्य 16 शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं के लिए बताता है। तो ये जो विश्व का पहला मेला ढोने वाला रोबोट बना है वह कौन सा है? बैंडिकूट। और इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है? केरल सरकार द्वारा। और यह कहाँ पर? गुरुवायूर सीवेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। और यह है वर्तमान में यह 17 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है। और यह है बैंडिकूट ने संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में 9 को पूरा कर लिया है। कौन कौन से हैं? लक्ष्य 4, 6वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 16वां। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विश्व की प्रथम सैंड बैटरी। सैंड बैटरी क्या है? जून 2022 में फिनलैंड के कंकापा शहर में विश्व की प्रथम सैंड बैटरी स्थापित की गई है। यह बैटरी 100 टन रेत वाला 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक विशाल स्टील निर्मित साइलो है। यह एक बार में महीने तक हरित ऊर्जा को संरक्षित कर सकता है। स्थापित बैटरी 8 मेगावाट घंटा तक ऊर्जा संग्रहित कर सकती है, जो लगभग 100 घरों को ऊष्मा प्रदान करने हेतु पर्याप्त है। निम्न श्रेणी की रेत का उपयोग करके इस बैटरी को सौर या पवन ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है। और यह फिनलैंड में सर्दियों में घरों को गर्म करने में सहायता करती है, जबकि विद्युत या अधिक महंगी होती है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि फिनलैंड के कंकापा शहर में विश्व की प्रथम सैंड बैटरी को स्थापित किया गया है। और यह बैटरी फिनलैंड में सर्दियों में घरों को गर्म करने में सहायता करती है, और जब अधिक विद्युत महंगी होती है तब। और ये कहाँ स्थापित की गई है? फिनलैंड के कंकापा शहर में। अब पढ़ते हैं 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। 8वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय था महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना के द्वारा की गई। इजराइल क्रिटिकल वैज्ञानिक अदा योनार्थ एकमात्र ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थी जिन्होंने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि अदा योनदा को वर्ष 2009 में भारतीय मूल के वैकुंठ रमन रामकृष्णन एवं थॉमस ए स्टील्स के साथ संयुक्त रूप से रसायन का विज्ञान का नोबेल प्राइज मिला है। अदा योनार्थ नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम इजरायली महिला है। अब 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के तकनीकी सत्रों के 14 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें 14 वर्गों के अतिरिक्त 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस और किसान विज्ञान कांग्रेस, बाल विज्ञान कांग्रेस, जनजातीय विज्ञान कांग्रेस तथा 14वें विज्ञान संचारक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसमें जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पहली बार किया गया। किसान विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री राहीबाई सोमा पोपेरो उपस्थित रहीं, जिन्होंने देश भर में बीज माता के रूप में जाना जाता है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन हुआ, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। पहला आता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। यह महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। तथा इसका दूसरा पॉइंट है कि इसका विषय क्या रहा। यह महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका विषय रहा। और इस वर्ष इसकी अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना के द्वारा की गई। और इस बार इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक अदा योनार्थ को इसमें शामिल किया गया 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में, और जिनको 2009 में भारतीय मूल के वैकुंठ रमन रामकृष्णन और थॉमस ए स्टील्स के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज मिला था। और इस बार 14 वर्गों में विज्ञान कांग्रेस को 14 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें जनजातीय विज्ञान कांग्रेस को पहली बार शामिल किया गया। और इसमें जो पद्मश्री सम्मानित राहीबाई सोमा पोपेरो रहीं, इसकी जो मुख्य अतिथि रहीं। किसान विज्ञान कांग्रेस की उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री राहीबाई सोमा पोपेरो उपस्थित रहीं, जिन्होंने देश भर में बीज माता के रूप में जाना जाता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि
पहली बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पहली बार शामिल किया गया है। ये अलग अलग दे सकता है, बाल विज्ञान कांग्रेस, जनजातीय विज्ञान कांग्रेस और किसान विज्ञान कांग्रेस। इस अलग अलग टॉपिक बना के इसको दे सकता है। और इसी तरह एक बीज माता कौन है? बीज माता पद्मश्री राहीबाई शोमा पोपेरो को बीज माता की उपाधि दी गई है। अब आता है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण योजना। 3 जनवरी 2023 को भारत द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का शुरुआत की गई। कब की गई? 3 जनवरी 2023 को। इसकी शुरुआत गुजरात के सूरत में की गई। यह परियोजना एनटीपीसी तथा गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। यह परियोजना किसके द्वारा संचालित है? एनटीपीसी तथा गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा। और इसे कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात के सूरत में। इस परियोजना ने पीएनजी नेटवर्क में हरित हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड प्रारंभिक तौर पर पीएनजी के साथ हरित हाइड्रोजन के 5% वैक्यूम मिश्रण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, जो 20% तक बढ़ाई जाएगी। प्राकृतिक गैस के साथ मिलाए जाने पर हरित हाइड्रोजन शुद्ध हीटिंग सामग्री को समान रखते हुए 200-600 CO2 उत्सर्जन को कम कर सकता है। इस उपलब्धि के बाद भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसकी श्रेणी में आते हैं। भारत ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होने तथा वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं? पहला कि ये भारत द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना भारत द्वारा शुरू की गई है, वह गुजरात के सूरत में। और इस परियोजना को एनटीपीसी तथा गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है तथा इस श्रेणी में उपलब्धि के लिए भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की श्रेणी में आ गया है। और वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होने तथा वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज के बारे में। 9 फरवरी 2023 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। लिथियम की यह खोज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में की गई है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज किस जगह पे की गई, क्योंकि यह तो सबको पता है कि लिथियम की खोज पहली बार जम्मू कश्मीर में की गई, लेकिन किस क्षेत्र में की गई यह याद कर लेना। रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। इस रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र में कुल 5.9 मिलियन टन लिथियम अनुमानित संसाधन है। जम्मू कश्मीर में जिस 5.9 मिलियन टन लिथियम संसाधन की घोषणा की गई है वह अभी अनुमानित है तथा यह जांच के प्रारंभिक चरण में आता है। लिथियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में होता है। हृदय के पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों आदि हेतु गैर रिचार्जेबल बैटरियों के निर्माण में लिथियम का उपयोग होता है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बना सकते हैं कि लिथियम का उपयोग निम्नलिखित में होता है, जैसे पहला दे दिया मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक वाहनों। इस तरीके से वो कथन कारण में भी बना सकते हैं और सीक्वेंस में ABCD के फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो इसको आप याद कर लेना कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कुछ हृदय के पेसमेकर, इसमें इम्पोर्टेंट है कि यह हृदय के पेसमेकर के लिए भी इसका निर्माण में उपयोग किया जाता है। खिलौने और घड़ियों आदि हेतु गैर रिचार्जेबल बैटरियों के निर्माण में लिथियम का उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लिथियम युक्त खनिज निम्नवत हैं, जिसमें आते हैं स्पोडोमीन, दूसरा आता है पेटालाइट, तीसरा आता है लेपिडोलाइट और चौथा आता है एम्बला एग्लूनाइट। कौन कौन सा? स्पोडोमीन, दूसरा आता है पेटालाइट, तीसरा लेपिडोलाइट और चौथा आता है एम्बला एग्लूनाइट। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार चिली में है। जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा ज्ञात भंडार कहाँ है? चिली में 9.3 मिलियन मीट्रिक टन का। लिथियम त्रिकोण किसे कहा जाता है? ये भी पूछा जा सकता है कि लिथियम त्रिकोण में कौन कौन से देश शामिल हैं। जैसे लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन ईरान के संदर्भ में पूछा गया था कि देश के नाम दे दिए जाएंगे और एक डिफरेंट देश का नाम दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन नहीं है। तो लिथियम त्रिकोण में बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली। लिथियम त्रिकोण में लैटिन अमेरिका के देश आते हैं। यह विश्व आर्थिक मंच के अनुसार विश्व के में लगभग 60% अभिज्ञात लिथियम लैटिन अमेरिका में ही पाया जाता है।
सर्वाधिक लिथियम उत्पादक जिले 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक फर्स्ट रैंक पर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है चिली, फिर आता है चीन, फिर अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे। ये इसके क्रम आते हैं। फिर आता है पुर्तगाल, अमेरिका और शेष विश्व, मतलब अमेरिका 8वें नंबर पर, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पर चिली, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अर्जेंटीना और 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6वें नंबर पर जिम्बाब्वे, 7वें नंबर पर पुर्तगाल, फिर अमेरिका आता है। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के बारे में। भारत का पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया और संयंत्र की स्थापित क्षमता 270 मेगावाट घंटा है और यह प्रतिदिन 10 एम्पायर आवर क्षमता के 20,000 सेल का उत्पादन करती है। इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। 3-4 स्टेट के नाम दिए जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी संयंत्र के बारे में पढ़ते हैं। 18 अक्टूबर 2022 को भारत में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र पंजाब के संगरूर में स्थापित है। इस संयंत्र को जर्मनी स्थित जैव ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी बर्बियो एजी द्वारा लगभग 220 करोड़ रुपए के एफडीआई निवेश के साथ स्थापित किया गया। संयंत्र की वर्तमान उत्पादन लागत 6 TPD CBG है। गौरतलब है कि शीतगृह संयंत्र 10,000 क्यूबिक मीटर के 8 डाइजेस्टरों का उपयोग कर 33 TPD CBG का उत्पादन करने की अधिकतम क्षमता के साथ 300 टन प्रतिदिन धान की पुआल का प्रसंस्करण करेगा। संयंत्र द्वारा प्रतिदिन 600 से 650 टन किण्वित जैविक खाद्य का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग जैविक खेती के लिए किया जा सकता है। यह संयंत्र किसानों हेतु अतिरिक्त आय के सृजन के साथ साथ पराली जलाए जाने के एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। उल्लेखनीय है कि यह संयंत्र 40,000 से 45,000 एकड़ खेतों में पराली जलाने में कमी आएगा, जिसके अंतर्गत वार्षिक रूप से 1,50,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में गिरावट आएगी और भारत द्वारा वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह संयंत्र निम्न लागत परिवहन की दिशा में एक स्थायी विकल्प योजना के उद्देश्यों की दिशा में एक कदम है। इसके दिशा में एक कदम है। एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी संयंत्र यह कहाँ स्थापित किया गया है। यह भारत में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ पर, पंजाब के संगरूर में स्थित है और इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया है। जर्मनी स्थित जैव ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी बर्बियो एजी द्वारा 220 करोड़ के रुपए के एफडीआई निवेश के साथ इसको स्थापित किया गया, जिसमें यह संयंत्र 40,000 से 45,000 एकड़ खेती को पराली जलाने में काम आएगा, जो भारत सरकार द्वारा 2070 के निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। इससे संबंधित पॉइंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक आता है फ्रंटियर विश्व का द्रुतगम सुपर कंप्यूटर के बारे में। 15 नवंबर 2022 को विश्व के द्रुतगम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची जारी की गई है। इस सूची में 60वां संस्करण है। इस नवीनतम सूची में अमेरिका की सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का द्रुतगम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। वास्तव में यह विश्व का पहला एक्सपोजर सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का हाई परफॉर्मेंस स्कोर 1.102 एक्साफ्लॉप्स है। ज्ञातव्य है कि 1.1 एक्साफ्लॉप्स की संसाधन गति वाला सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड 1 क्विंटल अर्थात 10/18 फ्लोटिंग पॉइंट संगणनाएं करने में सक्षम होता है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी द्वारा स्थापित है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर होवेल्ट पैकेज्ड इंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर के प्रयोग द्वारा निर्मित है। एडवांस माइक्रो डिवाइसेज प्रोसेसरों से लैस है। इसमें टॉप 500 सूची में चीन के सर्वाधिक 162 सुपर कंप्यूटरों का स्थान प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि से अमेरिका दूसरे स्थान पर 126 कंप्यूटरों के साथ दूसरे स्थान पर है और सर्वाधिक स्थान चीन के सुपर कंप्यूटरों को जो 162 है। इसमें टॉप 500 में शीर्ष 10 सुपर कंप्यूटर को देखते हैं। यह रिपोर्ट नवंबर 2022 में जारी की गई है, जिसमें पहले नंबर पर आता है अमेरिका का फ्रंटियर, जिसकी गति 1102 पेटाफ्लॉप्स में है। फिर आता है फोगाकू जापान का। तीसरे नंबर पर आता है लूमी फिनलैंड का। चौथे नंबर पर आता है लियोनार्डी इटली का और 5वें नंबर पर आता है समिट अमेरिका का।
छठवें नंबर पर आता है सियरा अमेरिका का, और 7वें नंबर पर आता है सनबे ताइहुलाइट चीन का। 8वें नंबर पर आता है पर्ल मटर अमेरिका का। 9वें नंबर पर आता है सिलीन अमेरिका का, और 93 2A चीन का। 10वें नंबर पर आता है। टॉप 500 में भारत के 5 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में सीडेक पुणे में स्थित परम सिद्धि AI वर्तमान में भारत का द्रुतगम सुपर कंप्यूटर है, और टॉप 500 सूची में समग्र रूप से इसका 120वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इसकी गति 4.62 पेटा फ्लॉप्स है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित प्रत्यूष को टॉप 500 की सूची में 143वां स्थान मिला है, जिसकी स्पीड 3.76 पेटा फ्लॉप्स है। राष्ट्रीय मध्यमावधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित मेहिर को सुपर कंप्यूटर में नवीनतम 277वां स्थान मिला है, जिसमें अधिकतम संसाधन गति 2.57 पेटा फ्लॉप्स है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पहला कि विश्व का सबसे द्रुतगम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का है। इसमें चीन में सर्वाधिक कंप्यूटरों के साथ वह 162 सुपर कंप्यूटरों के साथ वह सर्वाधिक पहला स्थान प्राप्त किए हुए है, और दूसरे स्थान पर अमेरिका 126 सुपर कंप्यूटर को निर्मित करने के साथ दूसरे स्थान पर है। इसमें भारत के 3 सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। पहला सीडेक पुणे में स्थापित परम सिद्धि AI, दूसरा जिसको 120वां स्थान मिला है। दूसरा है भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित प्रत्यूष, जो 143वां स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा आता है राष्ट्रीय मध्यमावधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित मिहिर, जो सुपर कंप्यूटर है, जो 277वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। अब पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर परम अनंत के बारे में। 30 मई 2022 को IIT गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर परम अनंत को स्थापित किया गया। यह कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसकी स्थापना की गई। इस सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति 838 टेराफ्लॉप्स है। 1 टेराफ्लॉप्स 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकंड होता है। परम अनंत डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक पर आधारित है। परम अनंत के बारे में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पहला कि ये IIT गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर परम अनंत को स्थापित किया गया है, और यह है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है, और इसकी स्पेशलिटी है कि यह डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक पर आधारित है। अब आता है परम कामरूप के बारे में। परम कामरूप 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RIT गुवाहाटी में परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का द्रुतगम सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का नामकरण असम के पहले ज्ञात ऐतिहासिक राजवंश कामरूप के नाम पर किया गया है। इसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में द्रुतगम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में परम ईशान का स्थान लिया है। परम कामरूप इसे IIT गुवाहाटी के द्वारा स्थापित किया गया है, तथा यह पूर्वोत्तर का द्रुतगम सुपर कंप्यूटर है, और इसका नामकरण असम के ऐतिहासिक राजवंश के नाम पर किया गया, और इसने सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में परम ईशान का स्थान लिया है। राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत प्रमुख सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? पहला आता है परम पोरुल जो NIT तिरुचिरापल्ली में है। दूसरा आता है परम प्रवेगा जो IIS बेंगलुरु में है। तीसरा आता है परम गंगा जो IIT रुड़की में है। फिर आता है परम शिवाय जो IIT BHU के द्वारा निर्मित किया गया है, और परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम ब्रह्मा IISER पुणे, परम युक्ति JNCASAR जवाहरलाल नेहरू उन्नत प्रविज्ञान अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, परम संगणक IIT कानपुर, और परम सिद्धि सीडेक पुणे के द्वारा। अब पढ़ते हैं जुपिटर यूरोप का प्रथम एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर। 15 जून 2022 को HPCJU यूरोपियन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग ज्वाइंट अंडरटेकिंग पहल के तहत की गई घोषणा के अनुसार यूरोप का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जनवरी में स्थापित किया गया है। इस सुपर कंप्यूटर को जुपिटर नाम दिया गया है। जुपिटर का पूर्ण नाम ज्वाइंट अंडरटेकिंग पायनियर फॉर इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिंग एक्सा स्केल रिसर्च है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि जुपिटर का एक तो ये नाम पूछ सकता है, और यह कहाँ स्थापित किया गया है, या यूरोप का प्रथम एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है।
जुपिटर का फुल फॉर्म क्या है? जुपिटर का नाम है ज्वाइंट अंडरटेकिंग पायनियर फॉर इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सेसल रिसर्च। यह जुपिटर का फुल फॉर्म है, जिसको आप याद कर लेना। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली प्रथम कंपनी भारतीय एयरटेल 5वीं पीढ़ी के बेतार नेटवर्क मोबाइल इंटरनेट से कहीं आगे जाकर इंटरनेट ऑफ थिंग के विकास पर केंद्रित है। 5G के अत्यधिक तेज, अत्यधिक विश्वसनीय, अत्यधिक निम्न विलंबता का प्रसारण करने वाली अत्यधिक उच्च सक्षम प्रौद्योगिकी के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। और 5G प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक नया शब्द WWW वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेव उभर कर सामने आया है। इसमें क्या है, जो 5G की शुरुआत कहाँ, छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। यह प्रथम कंपनी भारतीय एयरटेल है, जिसमें WWW मतलब 4W को उभर कर सामने आए हैं, जो वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेव। अब आता है पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। 21 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का लॉन्च किया। इस बस का विकास वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा पुणे स्थित कंपनी KPIT लिमिटेड द्वारा किया गया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी और CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा सेंटिएंट लैब्स के सहयोग से विकसित किया गया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहनों के आंतरिक दहन इंजन के बजाय विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है और इस दृष्टि से ये विद्युत वाहनों के समान है। लेकिन एक और विद्युत वाहन जहां बैटरियों द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पादित करते हैं। एक फ्यूल सेल में वाहन के ईंधन में हाइड्रोजन गैस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर विद्युत ऊर्जा उत्पादित करती है और इस प्रक्रिया में केवल जल एवं ऊष्मा ही उपोत्पाद के रूप में शेष रह जाते हैं। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में इसको जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। यह बस का निर्माण इस विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा पुणे स्थित KPIT लिमिटेड द्वारा किया गया है। अब आता है 2G एथेनॉल संयंत्र के बारे में। 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कार्यक्रम विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर किया गया। उल्लेखनीय है कि 2G एथेनॉल का उत्पादन बायोमास और सेलुलोसिक सामग्री जैसे खोई, लकड़ी के कचड़े और कृषि और वानिकी अवशेष, घास आदि से होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित यह संयंत्र पानीपत रिफाइनरी के निकट स्थित है। यह संयंत्र अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस संयंत्र द्वारा एथेनॉल उत्पादन हेतु वार्षिक तौर पर लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे या पराली का उपयोग किया जाता है। इस संयंत्र को वार्षिक तौर पर लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा और यह परियोजना से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वार्षिक लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर की कमी लाने में योगदान देती है। 2G एथेनॉल संयंत्र में इसका जो उद्घाटन किया गया वह हरियाणा के पानीपत में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस कार्यक्रम पर विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया और यह है 2G इथेनॉल का उत्पादन बायोमास और सेल्यूलोसिक सामग्री जैसे खोई, लकड़ी के कचरे, कृषि और वानिकी अवशेष पर आधारित है और इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित यह संयंत्र पानीपत रिफाइनरी के निकट स्थित है। अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में। मार्च 2019 में केंद्र सरकार ने देश में 2G एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना हेतु एकीकृत जैव इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना को अधिसूचित किया था। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना है। क्या नाम है? प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। इसे वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए योजना हेतु कुल वित्तीय परिव्यय 1959.50 करोड़ रुपए है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इसे मार्च 2019 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया।
यह प्रधानमंत्री जीवन का जो फुल नाम है वह प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना है। अब पढ़ते हैं अनाज आधारित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। अप्रैल 2022 में बिहार के पूर्णिया जिले में देश के प्रथम ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? बिहार के पूर्णिया जिले में। नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल गुजरात में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र प्रतिदिन नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की लगभग 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन करता है और किसके द्वारा विकसित किया गया है? इफ्को के द्वारा। कहाँ पर किया गया है? कलोल गुजरात में। इफ्को नैनो यूरिया नैनो प्रौद्योगिकी आधारित एक क्रांतिकारी कृषि आदान है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करती है। नैनो यूरिया में 4% नैनो स्कूल नाइट्रोजन कण होते हैं। पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो स्कूल नाइट्रोजन कणों का आकार सूक्ष्म 20 से 50 नैनोमीटर, जबकि पृष्ठ क्षेत्रफल तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल में कणों की संख्या अधिक होती है। नैनो यूरिया उर्वरक के रूप में पौधों की पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करते हैं क्योंकि वे अपने वांछनीय कण आकार अधिक सतह क्षेत्र और कणों की संख्या के कारण ये पौधों के लिए जैविक रूप से उपलब्ध होते हैं। नैनो यूरिया लीचिंग एवं गैसीय उत्सर्जन के रूप में कृषि क्षेत्रों में होने वाला पोषक तत्वों के नुकसान को कम करके पारिस्थितिक पदचिह्न को न्यूनतम रखने में सहायक होते हैं तथा 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आंवला एवं फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्रों का उद्घाटन किया गया। नैनो यूरिया संयंत्रों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कलोल गुजरात में किया गया और इसकी स्थापना किसके द्वारा विकसित किया गया है? इफ्को के द्वारा विकसित किया गया है और इसमें नैनो स्कूल 4% नैनो स्कूल नाइट्रोजन कण होंगे और यह उत्तर प्रदेश के आंवला एवं फूलपुर में नैनो यूरिया संयंत्रों का उद्घाटन किया गया है 14 फरवरी 2023 को। नैनो यूरिया भारतीय परिप्रेक्ष्य में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने उत्पादक नियंत्रक आदेश 1985 में नैनो यूरिया को अनंतिम रूप से नैनो नाइट्रोजन उर्वरकों के रूप में अधिसूचित किया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उपक्रमों नामतः नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने इफ्को के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन 2 समझौता ज्ञापन के तहत क्रमशः नांगल पंजाब ट्राम्बे महाराष्ट्र में नैनो यूरिया संयंत्रों की स्थापित की जाएगी। कहाँ कहाँ? नांगल पंजाब और ट्राम्बे महाराष्ट्र। भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। भारत विश्व में यूरिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और जबकि यूरिया के उत्पादन में भारत विश्व के तीसरे स्थान पर है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? जो कृषि एवं कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश पर 1985 में नैनो नाइट्रोजन उर्वरकों के रूप में इसे अधिसूचित किया गया है और यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत यह 2 उपक्रमों के साथ इफ्को के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नागल पंजाब और ट्राम्बे महाराष्ट्र में नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना की जाएगी और भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है और भारत विश्व में यूरिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता और यूरिया के उत्पादन में भारत विश्व के तीसरे स्थान पर है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क 28 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? यह उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। यह पार्क कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में हट्टी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कठुआ जिला जम्मू कश्मीर के हट्टी में। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में 2 औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की जा रही है, जिसमें पहला पार्क कठुआ जिले में स्थित हट्टी में स्थापित किया गया है, जबकि दूसरा पार्क कुपवाड़ा जिला स्थित हंदवाड़ा में स्थापित किया गया। पहला कहाँ पर? कठुआ जिले स्थित हट्टी में और दूसरा पार्क कुपवाड़ा जिला हंदवाड़ा में। इस परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी CSIR भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू को सौंपी गई है। यह परियोजना जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। किसके द्वारा वित्त पोषित है? जैव प्रौद्योगिकी विकास, भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद द्वारा वित्त पोषित है। यह जैव प्रौद्योगिकी पार्क जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख की जैव विविधता, औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर शोध करेगा और हरित बढ़ावा देगा। इस पार्क में हर्बल निष्कर्षण, किण्वन, विशेषणात्मक प्रयोगशाला,
आसवन, सूक्ष्म प्रसार, प्लांट टिश्यू कल्चर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अब तक देश में विभिन्न राज्यों में 9 प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की गई है, जिसमें निम्न है। पहला है जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में। तीसरा है टिडको सेंटर फॉर लाइफ साइंसेज जैव प्रौद्योगिकी पार्क चेन्नई तमिलनाडु में। चौथा है द गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क फॉर वुमेन चेन्नई तमिलनाडु में। पांचवा है जैव प्रौद्योगिकी पार्क प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन केंद्र गुवाहाटी असम में। और छठवां है जैव प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन केंद्र कोच्चि केरल में। और सातवां है जैव प्रौद्योगिकी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में। आठवां औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क जम्मू कश्मीर में। और छत्तीसगढ़ जैव प्रौद्योगिकी पार्क नया रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसे 28 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया। इसमें पहला पार्क कहाँ स्थापित, कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में। इसमें 2 जैव औद्योगिक प्रौद्योगिकी पार्क हैं। जो पहला पार्क है कठुआ जिले स्थित हट्टी में और दूसरा कुपवाड़ा जिला स्थित हंदवाड़ा में। यह परियोजना इसके तहत कार्यान्वयन एजेंसी है CSIR भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जो जम्मू को सौंपी गई है। यह कुल राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क में जैव प्रौद्योगिकी के तहत 9 जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की गई है, जिसमें यह हमने देखे हुए हैं। जिसमें पहले नंबर पर आता है जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ उत्तर प्रदेश और 9th नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ जैव प्रौद्योगिकी पार्क नया रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पर हमारा यह टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।